नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पवन सूत एकेडमी में। दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा के नोट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें विज्ञान के 2 भागों के बारे में हमने चर्चा कर लिया और इस तीसरे भाग में हम लोग चर्चा करेंगे जंतुओं में जनन, जो आपके सिलेबस का एक अभिन्न अंग है। चलिए भाइयों, स्टार्ट करते हैं सेशन। और जो भी लोग आज पहली बार जुड़े हैं, जितने भी भाई बहन हमारे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए भाइयों, स्टार्ट करते हैं सेशन हम लोग और बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो पहले बात करते हैं जनन होता क्या है। तो जीवों द्वारा अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करने को ही क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। जनन कितने प्रकार का होता है? तो रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से जंतुओं में 2 प्रकार से होता है। पहला है अंडज, जिसे कहते हैं ओवीपेरस। ओवीपेरस या अंडज की कैटेगरी में वो आते हैं जो जंतु अंडे उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अंडज कहते हैं। इंग्लिश में ओवीपेरस कहा जाता है अंडे देने वाले को। जैसे पक्षी हो गया हमारा, कीट हो गए, मछली हो गई, उभयचर हो गए, सरीसृप। सरीसृप के अंतर्गत यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं? तो सरीसृप में आते हैं। और ये सभी जो हैं कैसे हैं? तो ओवीपेरस हैं, अर्थात अंडज हैं, अंडे देने वाले हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में ओवीपेरस डायरेक्ट पूछ लेता है, अंडज नहीं देता है। ठीक है, तो ओवीपेरस याद रखिएगा। अंडे का आकार कैसा होता है? ओ आकार का होता है। ठीक है ना, ओवीपेरस मतलब अंडा देने वाले। दूसरा जो जनन का प्रकार है वो है जरायुज, जिसे कहते हैं वीवीपेरस। ठीक है ना, वीवीपेरस जब आपको जर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो आप वीक फील करते हैं, अर्थात जरायुज मतलब वीवीपेरस। ठीक है ना, तो वे जीव जो अपने समान शिशु पैदा करते हैं उन्हें वीवीपेरस कहा जाता है। इसमें स्तनधारी मैमल्स आते हैं, मनुष्य, पशु, चमगादड़, वे ब्लू व्हेल जो होती है वो भी हमारी कैसी होती है? तो वीवीपेरस अर्थात बच्चे देने वाली होती है। तो याद रखिएगा, ओवीपेरस मतलब अंडज, वीवीपेरस मतलब जरायुज या बच्चे देने वाले। ठीक है ना, जनन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। अब एक एक के बारे में हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है? तो वह जनन जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का निर्माण होता है तथा निषेचन क्रिया द्वारा जनन की क्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो लैंगिक जनन या इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बात कर लेते हैं निषेचन क्या होता है। आपको एक टर्म मिला हुआ है, निषेचन क्रिया द्वारा फर्टिलाइजेशन क्या है? तो नर युग्मक व मादा युग्मक का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन 2 प्रकार से होता है, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर। शरीर के अंदर जो होता है उसके अंतर्गत मनुष्य आते हैं और शरीर के बाहर जो है उसमें मेंढक हो जाएंगे। ठीक है, लैंगिक जनन में नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र अलग अलग पाया जाता है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो आप सभी जानते हैं, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, उनका जनन तंत्र भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले हम नर जनन अंग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक सहायक अंग। ठीक है ना, प्राथमिक को मुख्य जनन अंग भी कहते हैं और ये नर में वृषण, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, नर का मुख्य जनन अंग क्या होता है? तो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि नर का जनन अंग है तो पेनिस के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल नहीं होती है। जो मुख्य जनन अंग नर का होता है वो टेस्टिस होता है, जिसे वृषण कहा जाता है। जबकि सहायक जनन अंग के अंतर्गत अधिवृषण, जिसे एपिडाइमिस कहते हैं, एपिडिडाइमिस, शुक्राशय हो जाएगा, जहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है, उसे सेमिनियल वेसल कहते हैं। तीसरा हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, चौथा हो जाएगा काउपर ग्रंथि या काउपर ग्लैंड इसे कहा जाता है। तो मुख्य जनन अंग जो नर में है वो वृषण है। सहायक के अंतर्गत 4 आते हैं, जिसमें अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, शुक्राशय हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगी और काउपर ग्रंथि हो जाएगी। ये चारों सहायक होती हैं। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। नर में मुख्य जनन अंग वृषण को माना जाता है, जो नर शरीर के बाहर थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है। ठीक है ना, जिसे वृषण कोश या स्क्रोटल सैक कहा जाता है। ठीक है ना, शरीर के बाहर टेस्टिस रहता है। बात करेंगे वृषण शरीर के बाहर क्यों होता है, जो हमारा अंडकोश भी जिसे हम कह लेते हैं सिंपल भाषा में। तो वृषण शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापक्रम से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए जो हमारा वृषण होता है वो शरीर के
बाहर होता है। वृषण का निर्माण किस अवस्था में शुरू होता है? तो याद रखिएगा, जो टेस्टिस होता है या वृषण है, इसका निर्माण भ्रूणावस्था में उदर गुहा, जिसे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी में होता है। पूछ लेगा कि वृषण का निर्माण किस अवस्था में? तो भ्रूणावस्था में उदर गुहा में होता है, जो जन्म के समय इग्वाइनल नाल की सहायता से वृषण कोष में आ जाता है। जो हमारा टेस्टिस होता है वो जन्म के पहले कहाँ पे रहता है? तो उदर गुहा में रहता है। जब तक बच्चा भ्रूण में है तब तक उसका टेस्टिस उदर गुहा में रहेगा। जब जन्म होने लगेगा उसका, या जन्म के समय, इग्वाइनल नाल की सहायता से, किस नाल की सहायता से? तो इग्वाइनल नाल की सहायता से वो हमारा वृषण कोष में आ जाता है, जो हमारा टेस्टिस होता है। बात करेंगे, कभी कभी कुछ बच्चों में वृषण जो है वो उदर गुहा से वृषण कोष में नहीं आ पाता है। ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोऑर्कियोडिज्म कहते हैं। इस समस्या को क्या कहा जाएगा? क्रिप्टोऑर्कियोडिज्म। ठीक है, वृषण या टेस्टिस का वृषण कोष में न आ पाना, या वृषण का वृषण कोष में न आ पाना क्या कहलाता है? क्रिप्टोऑर्कियोडिज्म कहा जाता है। इन बच्चों में ऑपरेशन के द्वारा फिर वृषण को वृषण कोष में लाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? आर्कियोपेक्सी। अगर वृषण जो है वो नहीं आया बच्चे का नीचे, तो उसे कहेंगे क्रिप्टोऑर्कियोडिज्म। वृषण को वृषण कोष में लाने के लिए ऑपरेशन किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? आर्कियोपेक्सी। ठीक है ना, ऑपरेशन करेंगे तो पेक्सी जोड़ लीजिएगा, बाकी बहुत इजी आप लोग समझ सकते हैं। शुक्राणु का निर्माण होने में कितना दिन लगता है? तो 74 दिन लगता है। ये मत समझिएगा कि एक बार आप के शरीर में बनने में जो स्टार्टिंग का होता है वो ड्यूरेशन 74 दिन का होता है। अर्थात जब शुक्राणु निर्माण होता है तो पहली बार 74 दिन का समय लगता है, उसके बाद ये जीवन पर्यंत नर में शुक्राणु बनता रहता है। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे हम लोग टेस्टिस के बारे में। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे आंतरिक जो ये एक कूपनुमा संरचना है जिसे कहते हैं सेमिनिफेरस नलिका। ठीक है ना, और ये नली आप देख रहे हैं, इसी से स्पर्म जो है वो इसे शुक्रवाहक कहते हैं। ठीक है ना, आगे आएंगे तो ये मुड़ी हुई संरचना जो है इसे क्या कहा जाता है? एपिडिडाइमिस। ठीक है, फिर आगे आप आ जाएंगे तो सबसे पहले शुक्राणु कहाँ पहुँचता है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि में पहुँचता है। ठीक है ना, उसके बाद कहाँ पहुँचता है? शुक्राशय में पहुँचता है। फिर कहाँ पहुँचेगा? काउपर ग्रंथि में पहुँचेगा। उसके बाद फिर आपका पेनिस में आते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये जो हमारा वृषण है इसमें 3 परतें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे आंतरिक परत को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया वृषण कोष की सबसे आंतरिक या वृषण की सबसे आंतरिक झिल्ली होती है। मध्य झिल्ली को कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वृषण के मध्य झिल्ली को ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहा जाता है। जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है वृषण की उसे कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ठीक है ना, तो ट्यूनिका वेजाइनेलिस सबसे पहला भाग, ट्यूनिका वेस्कुलोसा दूसरा भाग, ट्यूनिका एल्बुजिनिया तीसरा भाग होता है। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे आगे हम लोग। मनुष्य में कितने जोड़ी वृषण पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 1 जोड़ी अर्थात 2 की संख्या में वृषण पाए जाते हैं। वृषण में शुक्राणु का निर्माण सेमिनिफेरस नलिका में होता है। पूछ लेगा वृषण में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण सेमिनिफेरस नलिका में होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? शुक्रजनन नलिका कहते हैं। वृषण में शुक्रजनन नलिकाओं से शुक्राणु शुक्रवाहक की सहायता से अधिवृषण अर्थात एपिडिडाइमिस में पहुंचता है। ठीक है ना। अधिवृषण नर जनन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है, याद रखिएगा। अधिवृषण, अभी हमने आपको ऊपर इंग्लिश भी बताया, अधिवृषण जो है उसे क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस जो होता है ये नर जनन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है, अर्थात किसका? टेस्टिस का सबसे बड़ा भाग होता है, जो लगभग 5 से 6 मीटर लंबी नली होती है, जिसमें शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन होता है। शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन कहाँ होता है? अधिवृषण में होता है। एपिडिडाइमिस में शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन होता है। प्रोस्टेट ग्रंथ की बात करें तो इसमें क्षारीय तरल निकलता है, जो जल के समान होता है। वह वीर्य का 30% भाग बनाता है। वीर्य का 30% भाग या सीमेन का 30% भाग कौन बनाता है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि बनाती है। शुक्राशय की बात करें तो इसका द्रव जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का दूधिया रंग का होता है, जो शुक्राणुओं को पोषण देता है, तथा सीमेन या वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि
वीर्य का या सीमेन का 30% भाग बनाता है। शुक्राशय कितना बनाता है? तो 60 से 70% भाग बनाता है। काउपर ग्रंथि क्या है? तो इसका द्रव मूत्र मार्ग को अम्लीय से क्षारीय बनाता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम में शुक्राणु जीवित नहीं रहते हैं। काउपर ग्लैंड का मुख्य कार्य ही है कि जो हमारा पेनिस होता है उसमें जो मूत्र मार्ग आके खुल रहा है, मूत्र हमारा क्षारीय होता है और उस कंडीशन में अगर सीमेन बाहर आएगा तो वो डेड कर जाएंगे स्पर्म, जिस कारण से ये काउपर ग्लैंड जो है ये मूत्र मार्ग को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। ठीक है ना, सॉरी, मूत्र का अम्लीय होता है पीएच, मूत्र को या मूत्र मार्ग को क्या करता है? अम्लीय से क्षारीय बनाता है। कौन बनाता है? काउपर ग्रंथि बनाती है। पेनिस की बात करूं तो यह नर का मैथुन अंग कहलाता है और ये बिल्कुल निरर्थक अंग होता है एज ए रिप्रोडक्शन के बारे में, अगर हम लोग इसको रिप्रोडक्शन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। ठीक है ना, चलिए बात करेंगे वैक्सोटॉमी क्या है। तो पुरुष नसबंदी को वैक्सोटॉमी कहा जाता है। याद रखिएगा, टर्मिनोलॉजी कभी कभी पूछ लेता है। वैक्सोटॉमी क्या है? तो पुरुष नसबंदी को वैक्सोटॉमी कहा जाता है। वृषण में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला होता है सर्टोली सेल, दूसरा होता है लीडिंग सेल। जो सर्टोली सेल होता है वृषण में परिपक्व हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। कौन या किस कोशिका द्वारा शुक्राणु को पोषण प्रदान किया जाता है? तो सर्टोली सेल के द्वारा परिपक्व हो रहे शुक्राणु को भोजन प्रदान किया जाता है। दूसरा है लेडिंग सेल। यह नर हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन व एंड्रोजन का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरॉन का कार्य क्या है? तो नर की आक्रामकता का कारण है। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना टेस्टोस्टेरॉन का कारण होता है, जबकि एंड्रोजन क्या करता है? ये विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का कारण होता है। टीन एज में या जो नर होता है वो मादा की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि नर में एंड्रोजन हार्मोन है। एंड्रोजन हार्मोन ही ध्यान को भंग करता है और मादा की तरफ या विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण पैदा करता है। तो टेस्टोस्टेरॉन आप समझ गए होंगे, आक्रामकता लाता है, साथ ही साथ सेकेंडरी जो लैंगिक लक्षण हैं उनका विकास करता है। एंड्रोजन क्या करता है? तो विपरीत सेक्स के प्रति अट्रैक्शन उत्पन्न करता है। तो ये सर्टोली सेल और लेडिंग सेल वृषण में पाई जाती हैं, टेस्टिस में पाई जाती हैं। बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। तो मादा जनन तंत्र के भी दो भाग हैं। पहला होता है प्राथमिक या प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी, ठीक है, या सहायक जिसे हम कहते हैं। तो हमने नर का मुख्य जनन अंग पढ़ा, टेस्टिस होता है। मादा का मुख्य जनन अंग कौन सा होता है? तो ओवरी होती है, जिसे अंडाशय कहा जाता है। सहायक में फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी आ जाएगी, गर्भाशय आ जाएगा और वेजाइना आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए बात करेंगे हम गर्भाशय या मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे, ये गर्भाशय की संरचना है। ये जो आपको फिंगर नुमा संरचना दिख रही है इसे कहते हैं इन्फेंडिबुलम। ठीक है, फिर आगे आएंगे तो अंडवाहिनी जिसे फैलोपियन कहते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो एम्पुला आ जाएगा। उसके आगे जो अंडाशय होता है ये दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों साइड ऐसे लटके होते हैं। ठीक है ना, उसके आगे जब हम एम्पुला से आगे बढ़ेंगे तो स्थमस आ जाएगा। स्थमस के बाद फिर इधर ये जो झालर नुमा संरचना है ये क्या है? फिमरी है, जिसे झालर भी कहते हैं। फिर इधर गर्भाशय है जहाँ पे शिशु जन्म लेता है। क्या होता है कि जब भी आप याद रखिएगा, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो महिलाओं में होती है, ये अंडा यहाँ से परिपक्व होकर अंडाशय से यहाँ पे गिरता है इन्फंडिबुलम पे। ठीक है ना, इन्फंडिबुलम पे और फिमरी पे। ठीक है, ये दोनों अंडवाहिनी से होते हुए, एम्पुला से होते हुए स्थमस तक पहुँचते हैं। ठीक है ना, स्थमस तक पहुँचते हैं। ये यहाँ पे कुछ दिन वेट करते हैं। वेट करने के बाद अगर इन्हें स्पर्म नहीं मिलता है तो ये फिर डिस्ट्रॉय होकर के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रूप में बाहर आ जाते हैं। अगर इन्हें यहाँ पे वो मिल गया, स्पर्म मिल गया, शुक्राणु मिल गया, तो ये यहीं पे फर्टाइल होकर के ये जो आप देख रहे हैं ये संरचना, ये आपको गर्भाशय की झिल्लियों को मजबूती प्रदान करती है, जिससे जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाए तो शिशु निर्माण के लिए ये आपस में फैल जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये आपका ऊपर से चिपक जाती हैं, जिससे दूसरा कोई अंडा यहाँ पे ना आ पाए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम हो जाता है महिलाओं का या मादा जनन अंग का। बात करेंगे ओवरी, जो मुख्य जनन अंग है मादा जनन तंत्र का। तो इसे मुख्य जनन अंग कहते हैं क्योंकि इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। महिलाओं में एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है। टेस्टिस कितने पाए जाते हैं? एक जोड़ी। और ओवरी भी कितनी पाई जाती है? तो एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है। अंडाशय के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो वल्कुट कहते हैं। अंडाशय के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो मध्यांश कहते हैं। ठीक है ना,
भ्रूणावस्था में अंडाशय के वल्कुट भाग में बहुत सारी पुट्टिकाओं का निर्माण होता है जो परिपक्व होकर के ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण करती हैं। ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा, वल्कुट भाग में बहुत सारी पुट्टिकाओं का निर्माण होता है और यही पुट्टिकाएं परिपक्व होकर ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण करती हैं। कहाँ पे? अंडाशय में। ठीक है। इन ग्राफियन पुट्टिकाओं से अंडा उत्सर्जित होता है तो शेष बची संरचना कार्पस ल्यूटियम कहलाती है, जो सूखकर कार्पस एल्वेकिंस में बदल जाती है। बात करेंगे फैलोपियन नलिका की, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। मैं थोड़ी सी रफ्तार तेज है क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। फैलोपियन नलिका के दोनों सिरों पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे फिम्बरी कहते हैं। ठीक है। फिम्बरी से अंडाणु फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में पहुंचता है जहां से निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ऊपर हमने आपको फिगर में समझाई दिया था। गर्भाशय की बात करें तो मानव में सिंप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय होता है, या मानव में किस प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है? तो सिंप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है। अब मानव से केवल नर को नहीं समझिएगा, नर मादा मानव में दोनों आते हैं। तो यहाँ पे मादा की बात कर रहे हैं तो इतना ध्यान लगाइएगा कि मादा में या मानव में किस प्रकार का गर्भाशय होता है, तो सिंप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है। गर्भाशय में 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत को कहते हैं एपीमेट्रियम, मध्य वाले भाग को मायोमेट्रियम और अंदर वाले भाग को एंडोमेट्रियम। ठीक है। एपी मतलब बाहर, मायो मतलब मध्य, एंडो मतलब अंदर। ठीक है ना। तो गर्भाशय के 3 परत होते हैं, एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। सबसे बाहरी भाग एपीमेट्रियम, मध्य भाग मायोमेट्रियम, अंदर के भाग को एंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। गर्भाशय में भ्रूण का परिपक्वन होता है। मानव गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो 9 माह 7 दिन या 270 से 280 दिन का गर्भकाल पाया जाता है। गर्भकाल में परिपक्व हो रहे भ्रूण को अपरा, गर्भनाल, प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। ये तीनों एक ही नाम है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि गर्भाशय में परिपक्व हो रहे भ्रूण को पोषण किसकी सहायता से मिलता है? तो अपरा की सहायता से, गर्भनाल या प्लेसेंटा की सहायता से। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे वेजाइना या योनि के बारे में। यह महिलाओं का वह जनन अंग होता है जहां पुरुष अपने शुक्राणु छोड़ता है। तो जाहिर सी बात है, पुरुष अपने शुक्राणु छोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? वेजाइना या योनि कहा जाता है। ठीक है ना। बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अंडाशय से 2 महिला हार्मोन निकलते हैं। पहला प्रोजेस्टेरॉन है, ये क्या करता है? गर्भधारण करवाता है, या प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन को। एस्ट्रोजन है, यह महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ठीक है ना। जो टेस्टोस्टेरॉन कर रहा था मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, वो एस्ट्रोजन करता है महिलाओं में सेकेंडरी लैंगिक लक्षणों का विकास। ट्यूबेक्टॉमी क्या है? तो महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। अंडाशय को ऑपरेशन द्वारा बाहर निकालना क्या कहलाता है? ओफोक्टॉमी कहलाता है। हियरेक्टॉमी क्या है? तो गर्भाशय को ऑपरेशन द्वारा बाहर निकालना क्या कहलाता है? हियरेक्टॉमी। मीनोपोज या रजोनिवृत्त क्या है? महिलाओं में मासिक धर्म का बंद होना, अर्थात जनन की क्षमता का समाप्त होना। लगभग 45 से 50 वर्ष की अवस्था में जो रजोनिवृत्त या मीनोपोज है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, महिलाओं में बंद हो जाती है, जिसके बाद बच्चा पैदा करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। मीनार्की या रजोदर्शन क्या होता है? तो महिलाओं का मासिक धर्म का प्रारंभ होना, अर्थात जनन की क्षमता का प्रारंभ होना क्या कहलाता है? मीनार्की या रजोदर्शन। ये 13 से 14 वर्ष की महिलाओं में स्टार्ट हो जाता है। मासिक चक्र की बात करें तो औसत समय कितना होता है? 28 दिन का होता है औसत समय। अंडोत्सर्ग कितने दिन? तो 14 दिन तक अंडोत्सर्ग होता है। शुरुआती के 5 दिन जो होते हैं वो रक्त फेज होते हैं, अर्थात ब्लड फेज कहा जाता है। रिस्की पीरियड 10 से 18 दिन का समय माना जाता है, क्योंकि इस समय निषेचन की संभावना सर्वाधिक होती है। अर्थात एमसी के 10 से 18 दिन का समय जो होता है उसे रिस्की पीरियड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि निषेचन की संभावना सर्वाधिक होती है। जनन में सहायक हार्मोन के बारे में बात करें, प्रोलैक्टिन पीयूष ग्रंथि से संबंधित है, ये दूध का निर्माण करता है। मादा में या महिलाओं में दूध का निर्माण किस हार्मोन की सहायता से होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की सहायता से होता है। एफएसएच जिसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह किससे निकलता है? तो ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। प्रोलैक्टिन भी पीयूष से और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। जो एफएसएच है इसका कार्य क्या है? तो शुक्र जनन व अंड जनन को प्रेरित करना, अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस को प्रेरित करना। कौन करता है? तो
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा किया जाता है। LH जिसे कहते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, यह भी पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। अंडोत्सर्ग करवाना किसका कार्य है? LH हार्मोन का कार्य है, जिसे कहते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। आगे चलेंगे, ऑक्सीटोसिन, ये भी पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। इसका कार्य क्या है? तो दूध का स्रावण करना, प्रसव पीड़ा व प्रसव में सहायता करना, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। बात करेंगे गोनेडोट्रोपिक या गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, यह भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। यह जनन में सहायता प्रदान करता है। कौन? तो गोनेडोट्रोपिन। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? तो प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण कहाँ से होता है? तो अंडाशय से स्रावित होता है। रिलैक्सिन क्या है? तो प्लेसेंटा अपरा से निकलता है रिलैक्सिन, और ये प्रसव में सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना, रिलैक्सिन हार्मोन। HCG हार्मोन क्या है? तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेटोट्रोपिक हार्मोन, इसे कहते हैं ह्यूमन। C से हो जाएगा कोरियोनिक, G से हो जाएगा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये प्लेसेंटा से निकलता है, और प्रेगनेंसी जांच या यूरिन के द्वारा जो प्रेगनेंसी जांच आजकल किट आती हैं, वो HCG हार्मोन के ऊपर, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के ऊपर ही निर्भर रहती हैं। जनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं। पहला है गाइनोकोमेस्टिया। गाइनोकोमेस्टिया क्या है? तो पुरुषों में महिलाओं के लक्षण विकसित होना क्या है? गाइनेकोमेस्टिया। ये किस कारण से होता है गाइनेकोमेस्टिया? तो हार्मोन असंतुलन के कारण होता है। दूसरा है एड्रिनल विरिलिज्म, महिलाओं में पुरुष के लक्षण, एड्रिनल विरिलिज्म भी कहते हैं। ठीक है ना। गाइनेकोमेस्ट्रिया जो है, इसमें पुरुष में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे दाढ़ी मूंछ का ना आना, बहुत सारे हैं, आप समझ गए होंगे। गोनेरिया क्या होता है? तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। कौन सा जीवाणु? तो निसेरिया गोनेरियाई। निसेरिया गोनेरियाई के द्वारा गोनेरिया रोग होता है, जो जीवाणु जनित है। जनन अंगों में सूजन व घाव बन जाती है। ठीक है ना, इन्फेक्शन के कारण ये होता है गोनेरिया। सिफिलिस रोग जीवाणु के द्वारा होता है। कौन से जीवाणु के द्वारा? तो ट्रिपोनिमा पेडिलम के द्वारा होता है सिफिलिस रोग। जनन अंग पर घाव व सूजन इसमें भी हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम क्या है? तो यह एक ऐसी महिला होती है जिसमें एक X गुणसूत्र की कमी होने के कारण महिला के साथ साथ पुरुष के लक्षण भी पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है ना, इसमें 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, 22 + X, अब X रहता तब आपका 23 जोड़ी होता, 46 गुणसूत्र, यहाँ पे 0 रहता है। ठीक है, अर्थात एक X गुणसूत्र की कमी पाई जाती है, जिस कारण से महिला के साथ साथ पुरुष के लक्षण भी इसमें पाए जाते हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर वगैरह हमारे आ जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम में याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम में एक X गुणसूत्र की कमी होती है। वहीं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें 47 गुणसूत्र हो जाता है, अर्थात एक Y गुणसूत्र या एक X, Y तो नहीं, XY रहेगा ही, एक X गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह एक ऐसा पुरुष होता है जिसमें एक X गुणसूत्र अतिरिक्त हो जाता है। ये होने के कारण महिलाओं के लक्षण इसमें पाए जाने लगते हैं, तो उसे कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक गुणसूत्र की अधिकता। ठीक है, एक X गुणसूत्र की अधिकता, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है ना। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा था? एक गुणसूत्र की कमी हो जा रही थी। कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक प्रश्न बन सकता है। टर्नर सिंड्रोम में एक X गुणसूत्र की कमी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक X गुणसूत्र की अधिकता। जैकब सिंड्रोम क्या है? इसे क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 47 होते हैं। इसे सुपर मेल की संज्ञा दी जाती है। 22 + XYY, इनमें आक्रामक प्रवृत्ति होती है तथा ये आदतन अपराधी होते हैं, जैकब सिंड्रोम वाले। ठीक है, इसलिए इसे क्रिमिनल सिंड्रोम या सुपर मेल कहा जाता है। इनमें गुणसूत्र की संख्या 47 होती है। पटाऊ सिंड्रोम क्या है? तो 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी अर्थात पुनरावृत्ति, ऊपरी होंठ बीच से फटे होते हैं, उसे कहते हैं पटाऊ सिंड्रोम। किस गुणसूत्र में पुनरावृत्ति के कारण पटाऊ सिंड्रोम उत्पन्न होता है? तो 13वें गुणसूत्र में पुनरावृत्ति के कारण पटाऊ सिंड्रोम उत्पन्न होता है। डाउन सिंड्रोम क्या है? तो 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, जिसमें रोगी शरीर का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता, इसे मंगोलिज्म मूर्ख भी कहा जाता है। मंगोलिज्म मूर्ख का कारण क्या है? तो 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी। ठीक है ना, इससे होता क्या है?
तो इससे मंगोलिज्म, मूर्खता आ जाती है, शरीर का विकास, मानसिक विकास नहीं हो पाता। इसे डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जाने जाते हैं। तो पटाऊ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र में पुनरावृत्ति हो जाती है। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है। इसे मंगोलिज्म, मूर्ख भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं। IVF का प्रचार इंदिरा IVF, फलाना IVF, जिसे कहते हैं परखनली शिशु। ठीक है ना। सामान्य भाषा में इसे परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। महिला में फैलोपियन नलिका या गर्भाशय से कोई न कोई अनियमितता होने पर इस तकनीक द्वारा शिशु उत्पन्न किए जाते हैं, और ये तकनीकी भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। ठीक है ना। इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन को कहते हैं जीवे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को कहते हैं पात्रे निषेचन। गिफ्ट जिसे कहते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यहाँ पे होता है जिफ्ट पात्रे वाले में। इन विट्रो में, इन विवो में गिफ्ट होगा, इन विट्रो में जिफ्ट होगा, जिसे कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, अर्थात गैमिट का स्थानांतरण किया जाता है इन विवो में। इन विट्रो में क्या होता है, तो जाइगोट का फैलोपियन में स्थानांतरण किया जाता है। तो इन विवो को गिफ्ट कहते हैं, इन विट्रो को जिफ्ट कहा जाता है। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। उम्मीद है इन विवो या इन विट्रो आप समझ गए होंगे IVF तकनीकी के बारे में। विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था, तो लुइस जॉय ब्राउन विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था। कौन, लुइस जॉय ब्राउन। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन, तो दुर्गा। अगर महिला में पूछे तो दुर्गा, और पुरुष में पूछे या लड़के में पूछे तो हर्षा। ठीक है, दुर्गा और हर्षा ये भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, जबकि विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन है। अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा जनन जिसमें नर व मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता, बिना निषेचन के ही जनन हो जाता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं, जिसमें पहला होता है बाइनरी फिजन, जैसे कहते हैं द्विविखंडन। इसमें जंतु होता है, इससे विभाजित होकर के 2 नए जीव बन जाते हैं। बाइनरी फिजन, बाई मतलब 2 होता है, तो 1 से 2 भाग में बट जाना। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी, इसमें विखंडन कैसे होता है अमीबा में, तो बाइनरी फिजन के द्वारा। पैरामीशियम में अलैंगिक जनन कैसे होता है, तो बाइनरी फिजन के द्वारा। तो याद रखिएगा। बहुविखंडन क्या होता है, मल्टी फिजन, तो इसमें एक रहेगा, एक से कई नए अपने समान जीवों की उत्पत्ति कर देगा। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। अमीबा पैरामीशियम बाइनरी फिजन द्वारा भी जनन करता है और मल्टी फिजन के द्वारा भी जनन करता है, अमीबा और पैरामीशियम। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए प्लाज्मोडियम किसके द्वारा जनन करता है, तो ये मल्टी फिजन के द्वारा जनन करता है, बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम जनन करता है। तीसरा है बाई बडिंग, मुकुलन के द्वारा। तो इसमें ईस्ट और हाइड्रा में जो जनन होता है वो बडिंग के द्वारा या मुकुलन के द्वारा होता है। इस प्रकार के जनन में जंतु शरीर के ऊपर एक कलिका का निर्माण होता है, जो धीरे धीरे बड़ी होकर जंतु शरीर से अलग हो जाती है तथा नए जीव का निर्माण कर लेती है, इसे कहते हैं मुकुलन। ठीक है, क्या होता है, तो जंतु शरीर के ऊपर एक बड या कलिका का निर्माण होता है, जो धीरे धीरे बड़ी होकर जंतु शरीर से अलग हो जाती है तथा नए जीव का निर्माण कर लेती है। बाई बडिंग हाइड्रा और ईस्ट में जनन होता है। ठीक है ना। हाइड्रा और ईस्ट में किसके द्वारा जनन, तो बडिंग के द्वारा जनन होता है। प्लाज्मोडियम में किसके द्वारा, तो मल्टी फिजन के द्वारा। अमीबा पैरामीशियम में किसके द्वारा, तो बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन, इन दोनों के द्वारा होता है। चलेंगे आगे हम लोग। पुनरुद्भवन जिसे कहते हैं रीजनरेशन, जब जंतु शरीर से कोई भाग अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है या कोई अंग अलग होकर पुनः उसके स्थान पर उसी अंग का निर्माण हो जाता है, तो उसे कहते हैं पुनरुद्भवन। नया जीव जैसे प्लेनेरिया, स्पंज, स्टारफिश जिसे तारा मछली कहते हैं, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। प्लेनेरिया में, स्पंज में, स्टारफिश में। शरीर अंग की बात करें तो छिपकली में पूंछ, आप लोग देखे होंगे, छोटे रहे होंगे, छिपकली भगाने के लिए डंडे से छूते हैं, उसकी पूंछ कट के नीचे गिर जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद नई पूंछ वहाँ पे आ जाती है, तो इसे ही कहा जाता है पुनरुद्भवन। स्पंज में भी पुनरुद्भवन पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है, साथ ही साथ स्टारफिश या तारा मछली में भी
पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कायिक जनन के बारे में बात करें, जिसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें जीवों के शरीर से किसी भाग द्वारा नया जीव बनता है। इस प्रकार का जनन पादपों में पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे शकरकंद जड़ के द्वारा, आलू, अदरक, अरवी नहीं रहेगा इसमें, आलू, अदरक, हल्दी, पुदीना, ठीक है। आलू, अदरक, हल्दी, पुदीना ये तने के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया जाता है। आलू कैसा है पूछ लेता है तो तना है, अदरक क्या है, तना है, हल्दी क्या है, तना है, पुदीना क्या है, तना है, शकरकंद क्या है, जड़ है। ब्रायोफिलम पादप जो होते हैं इनमें पत्तियों के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जैसे ब्रायोफिलम पादप जो होते हैं इनकी पत्तियों से आप नए वृक्ष या नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, इन्हें कहा जाता है ब्रायोफिलम पादप, ठीक है ना। तो कैसा रहा है सेशन, उम्मीद करते हैं आप बहुत कम समय में रिप्रोडक्शन सिस्टम को समझ गए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इस 15 दिन में आपका 15 दिन से भी कम का समय अब बचा हुआ है, 15 दिन का समय है लगभग, इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे सॉल्व करवा दिया जाएगा। मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए पवन सूत एकेडमी।